गाइस, आई एम कल्पना सिंह, योर सोशल साइंस एजुकेटर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी क्लास 10th का चैप्टर सेकेंड, नेशनलिज्म इंडिया। नेशनलिज्म क्या होता है, नेशनलिज्म इंडिया क्या है। ठीक, ये चैप्टर्स टर्म 2 में इंक्लूड किया गया है क्लास 10th के एनुअल एग्जामिनेशन में, क्योंकि एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते चले आए हिस्ट्री में, बट नेशनलिज्म बिकॉज वी आर द इंडियंस, है ना। तो जब हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स 11th क्लास में जाएं, 12th क्लास में जाएं, या फिर आगे जो भी पढ़ाई करें, तो उनके लिए बहुत जानना जरूरी है कि हमारे देश के लोगों ने, नागरिकों ने देश के लिए कितना कंट्रीब्यूट किया, देश के लिए उन्होंने कितना बलिदान किया, कितने सेक्रीफाइस किए। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, बहुत सारे लोग, है ना। तो इस चैप्टर में हम ये सब पढ़ेंगे। तो फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स कि हम इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। सो स्टूडेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, है ना। चैप्टर का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम वी आर द इंडियंस, हमारी जो मदर टंग है वो क्या है, हिंदी है, ऑब्वियसली हिंदी है। लेकिन जब तक हम, भले ही हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन जब तक हम किसी चीज़ को, किसी कंसेप्ट को हिंदी में नहीं समझेंगे, मतलब यहाँ बात यहाँ की होती है, जब तक यहाँ तक नहीं पहुँचाएंगे किसी बात को, है ना, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगी। हम वीडियो इंग्लिश में देख लेते हैं, स्कूल में टीचर इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, बट मेन चीज़ होती है बच्चे के दिमाग में बैठना। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। अगर एक समझाई हुई चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझा दी जाती है किसी टीचर्स के थ्रू या किसी बच्चे के थ्रू, वॉट एवर एल्स, कोई मैटर नहीं रखता, हम अपने छोटों से भी सीखते हैं। लेकिन बात यह है कि वो कितने अच्छी तरीके से समझाई गई है ना। बच्चे अपनी ओन लैंग्वेज में। ओके स्टूडेंट्स, तो गांधी जी है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे इंडिया 1915 में, तो वो एक नेशनलिज्म की फीलिंग्स लेकर आए थे, राष्ट्रीयवाद की। क्योंकि जब वो साउथ अफ्रीका में थे, तो साउथ अफ्रीका में जो होता था रेशनल डिस्क्रिमिनेशन होता था, रंग भेद पर, काले गोरे पर बहुत होता था। वो उन्होंने सहन करा था उस चीज़ को। तो वो इंडिया लेकर आए थे। इंडिया में उन्होंने ये सोचा कि वो नेशनलिज्म की फीलिंग लेकर आए 1915 में, 1915 में आए। 1915 में आते हैं। 1917 में उनके दो मूवमेंट्स हैं, है ना, खेड़ा है और चंपारण है। ठीक है, चंपारण बिहार में होता है 1917 में, और खेड़ा गुजरात में होता है, वो भी 1917 में होता है। ठीक, और 1918 में होता है अहमदाबाद का, जो मजदूर स्ट्राइक वगैरह कर देते हैं। तो इनकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आप लोगों को पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो आज मैं आपको बताने आ रही हूँ जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग मैसेकर ये कब होता है, क्या डेट है। जलियांवाला मैसेकर जो था, या जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, वो 13 अप्रैल को होता है 1919 में। बैसाखी का पर्व था। सारे हिंदू, सारे जो लोग थे, पंजाबी, सिख थे, सारे वहाँ पर गैदर हो रखे थे। अमृतसर में एक जगह पड़ती है, अमृतसर, पंजाब में जो अमृतसर है, और अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है। जलियांवाला बाग में बैसाखी का दिन है भाई, सिखों का पर्व होता है, तो सब वहाँ गैदर हुए थे। बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, महिलाएं भी थीं, सभी लोग थे। और वहीं पर एक साइड, जैसे हम कभी मेले जाते हैं, एक साइड पॉलिटिकल्स नेता जो होते हैं वो लेक्चर दे रहे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर पॉलिटिकल्स जो नेता थे वो क्या कर रहे थे कि वो लेक्चरिंग दे रहे थे, और वहाँ कुछ लोग उनके लेक्चर को सुन रहे थे। और एक साइड बैसाखी का मेला चल रहा था। बैसाखी का मेला चल रहा था। 1919 में रॉलेक्ट एक्ट भी आया था। रॉलेक्ट एक्ट में क्या था कि जहाँ भी गैदरिंग्स करते हुए लोग बाग दिख जाएं, या पॉलिटिकल पार्टी में भाग लेते दिख जाएं, उनको क्या कर दो, उनको बंद कर दो, उनको जेल में बंद कर दो, और 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए विदाउट ट्रायल उनको जेल में बंद किया जाता था। भाई जनता इनसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी, घुटन भरी जिंदगी हो गई थी। कब तक हम लोग मतलब दबते रहेंगे ब्रिटिशर्स के नीचे। तो इसके बाद जब हमारा जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसमें क्या होता है कि जनरल डायर के हाथ में पावर थी। जनरल डायर जलियांवाले बाग में एंटर्स होते हैं, और वहाँ पर सिर्फ एक ही डोर था जिससे हम एंटर हो सकते थे और एग्जिट हो सकते थे, सिर्फ एक ही डोर था। तो जलियांवाले बाग में वो एंटर होते हैं अपनी पूरी ट्रूप्स के साथ, अपनी पूरी सेना के साथ अंदर आते हैं और फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। फायरिंग करना शुरू करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, मतलब तो जनरल डायर ने ओपन फायर कर दिया।
ओपन फायर करने के बाद क्या होता है कि मैनी ऑफ द पीपल्स, वहाँ पर एक कुआं था, कुएं में है ना बहुत सारे लोग कूद जाते हैं भाई, इतने सारे लोग कुएं में कूदेंगे तो ऑब्वियसली सांस लेने में भी दिक्कत होगी। और जनरल डायर की जो सेना थी वो कंटिन्यू वहाँ फायरिंग कर देती है और बहुत सारे लोग मर जाते हैं। उस कुएं में भी जितने लोग डूब गए थे तो उसमें भी क्या था कि इतनी लाशों का ढेर लग गया था कि उनकी जान चली जाती है। तो बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ द पीपल्स की जान चली जाती है वहाँ पर। तो ये इतना बड़ा मैस्केयर हुआ था, इतना बड़ा हत्याकांड था कि जनता इससे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई थी। जनरल डायर को राइट मिला था कि हाँ, जहाँ भी लोग आप पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा दिख जाएं तो आप है ना, मतलब आपके हाथ में पावर है, आपको क्या करना है। तो जनरल डायर इसका फ़ायदा उठाते हैं, ओपन फायरिंग कर देते हैं, लोगों की जान चली जाती है। क्या कसूर था उन बच्चों का, क्या कसूर था उन बच्चों का, क्या कसूर था उन महिलाओं का, क्या कसूर था उन बेटों का, क्या कसूर था उन महिलाओं का जिनके हस्बैंड घर पर थे, क्या कसूर था उन माँओं का जिनके बच्चे कहीं और थे, क्या कसूर था उन बच्चों का जिनकी माँ वहाँ पर थी, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। आज भी जब जलियांवाला बाग और अमृतसर में जाते हैं ना तो देखकर एक रूह, अगर हम इंडियन हैं तो हमारी रूह कांप जाती है कि हाँ, कैसे ब्रिटिशर थे जिन्होंने हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किया है ना। और हमारा जो भारत है वो बहुत, मतलब 100 साल पहले भी आज़ाद हो गया होता अगर रानी लक्ष्मीबाई का किसी ने अच्छी तरह से साथ दिया होता। इंडिया की लोग ही थे ना, उनके साथ धोखा किया था। सो आज की क्लास में मैं आपको जलियांवाला एक्ट पढ़ाया और मैं कमिंग वीडियो में जल्द ही आपको रोलेक्ट एक्ट और वट एवर जो एक्ट है उनके बारे में बताऊंगी। सो थैंक यू।